हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमवेदा। आज की सेशन में हम रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करेंगे। रेडॉक्स पार्ट 1 में आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा। रेडॉक्स पार्ट 2 में बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन की बात हमने की और आपको दोनों ही मेथड ऑक्सीडेशन नंबर एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग बताया गया था। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कि टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल हमें करने हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है बच्चों की टाइट्रेशन क्या है, राइट? टाइट्रेशन क्या है? तो टाइट्रेशन में क्या है, एज्यूम करो कि हम ए और बी की रिएक्शन कराते हैं और कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। इसमें क्या होगा कि एक सोल्यूशन होगा जिसकी मोलैरिटी अननोन होगी। मान लेते हैं कि ए का वॉल्यूम तो हमने मेजर करके ले लिया, ये 50 ml का वॉल्यूम था, लेकिन इसकी मोलैरिटी अननोन थी। और बी होगा हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, मतलब जिसकी मोलैरिटी हमें पता होगी। नॉन मोलैरिटी के सोल्यूशन को हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं, राइट? तो हमने क्या किया, ए में स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ड्रॉप वाइज मिक्स करना शुरू किया। ड्रॉप वाइज बूंद बूंद करके मिलाएंगे और एक इंडिकेटर हमारे पास होगा या पीएच मीटर हमारे पास होगा जो बताएगा कि रिएक्शन किस मोमेंट पे कंप्लीट हो गई है। जिस मोमेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है हम बी के एडिशन को रोक देते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि बी के हमने कितने वॉल्यूम को मिला लिया। तो ए के नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम को, जिसको हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कहते हैं, उसे इक्वेट कर देंगे बी के नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट्स ऑफ बी कहेंगे। और इन चार क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज नोन है। जैसे आपको दोनों का वॉल्यूम पता है, आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी पता है, तो जो अननोन नॉर्मेलिटी थी N1, इसको हम लोग इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो टाइट्रेशन एक प्रैक्टिकल कह सकते हो कि एक मेथड होता है जिसमें हम किसी सोल्यूशन के अननोन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं। उस मेथड को टाइट्रेशन कहा जाता है। और किसी भी टाइट्रेशन या रेडॉक्स टाइट्रेशन या फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। इफ़ ए रिएक्ट्स विद बी और ए गिव्स बी, इन बोथ द केसेस इक्विवेलेंट्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी। अब आप कहोगे इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं और इसे निकालते कैसे हैं, तो इसको मैं आगे के पेज पे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मैंने आपको ये बताया कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, राइट? तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन को देखेंगे और इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के इक्वल होने चाहिए। तो फिर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल रहे हैं? इट्स अ गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। फिर आप कहोगे एन फैक्टर क्या होता है? इट्स अ वैलेंस फैक्टर। और इसके निकालने की भी टेक्निक है जो आज के सेशन में ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का दूसरा तरीका होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी को अगर मान लो मोलैरिटी दिया है लेकिन आपने नॉर्मेलिटी यूज करनी है, तो मोलैरिटी में अगर एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। फिर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ मोल को भी एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे भी मैंने की रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात, तो इसको यहाँ पर ऑक्सीडरीमेट्री कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन निकालना चाहते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट का। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। और ये कैसे निकालेंगे हम? तो टाइट्रेशन करके। और टाइट्रेशन के लिए हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन किसका यूज करना होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्यों? क्योंकि हम रिड्यूसिंग एजेंट को टाइट्रेट करने जा रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट को टाइट्रेट करना होगा तो हमें एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लेना होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे है डाइक्रोमेट आयन। तो इसके स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और जो के होगा, जैसे आयोडाइड आयन है, तो इसको आप कह सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है -1 to 0 में, राइट? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है। और इस अननोन कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इस रेडॉक्स टाइट्रेशन के हेल्प से निकालने वाले हैं, ठीक है? इसी मेथड को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। लेकिन किसी भी टाइट्रेशन में विदाउट एन फैक्टर और वैलेंस फैक्टर आप चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते। तो फिर क्वेश्चन ये है कि एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर होता क्या है? तो सबसे पहली चीज़
कि ये एक कन्वर्जन फैक्टर है। आप इसको क्या कह सकते हो? इट्स अ कन्वर्जन फैक्टर। अच्छा, तो फिर ये किसे कन्वर्ट करेगा? ये मोलर मास को इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे? अगर हम मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। या फिर ये नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाता है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है? अभी जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप क्या बताओगे? ठीक है, तो ये मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में भी कन्वर्ट कर सकता है, राइट? इसलिए हम लोग n फैक्टर को कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है कि आखिर हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, जो सिंपल एसिड, बेस एंड सॉल्ट होते हैं उसके लिए n फैक्टर निकालना आसान होता है। कैसे? तो मान लो हमारे पास है H2SO4, राइट? तो हमें पता होना चाहिए कि ये बाइसल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है या फिर सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर H2SO4 सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा तो आप देख रहे हो कि इसकी बेसिसिटी 2 है, क्योंकि ये 2 ऑफ H प्लस को लूज कर रहा है, राइट? तो इस केस में H2SO4 का n फैक्टर होगा यहाँ पे 2, राइट? लेकिन H2SO4 अगर बाइसल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा तो इसका n फैक्टर होगा 1। बात आई समझ में? तो हम ये नहीं कह सकते कि एसिड को हमने देखा और उसका n फैक्टर बता दिया, नहीं। n फैक्टर के लिए हमें बताना होगा कि वो पर्टिकुलर एसिड या बेस किस में चेंज हो रहा है। इसलिए आप कहते हो कि मोलर मास तो फिक्स्ड क्वांटिटी है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ये वेरी करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। ये डिपेंड करेगा कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज किस दूसरे स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारा अगला एग्जांपल है कि H3PO4 जो है वो PO4 3 नेगेटिव में चेंज होता है बाय लूजिंग 3 ऑफ प्रोटॉन। इसका n फैक्टर बता सकते हो कितना होगा? KOH का मानते हैं कि ये K प्लस और OH नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है, बता सकते हो इसका n फैक्टर कितना होगा? और ये टूट रहा है थ्राइस ऑफ Na प्लस एंड PO4 3 नेगेटिव में, सॉल्ट है ये। तो एसिड के केस में हम देखते हैं बेसिसिटी, मतलब नंबर ऑफ H प्लस, तो फिर इसका n फैक्टर 3 हो गया। बेस के केस में देखते हैं एसिडिटी, मतलब कितने H प्लस को ये ले सकता है। तो जितना OH नेगेटिव होगा उतना H प्लस लेगा। कितने हैं? 1, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया। सॉल्ट के केस में देखते हैं ईदर आयन पे टोटल चार्ज, अगर केटाइन पे देखोगे तो 3 केटाइंस है, टोटल चार्ज 3 आया, या फिर एनाइन पे टोटल चार्ज देखो 3 है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 3। इस तरह से हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट का n फैक्टर निकाल सकते हैं। फिर से याद रहे कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज किस में चेंज हो रही है। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, और अभी जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ ये काफ़ी सिंपल मेथड है। इनफैक्ट आप इसको सिंपलेस्ट मेथड कह सकते हो और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। विद इन नो टाइम आप कह सकते हो कि सॉल्व कर लोगे। आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था? आंसर है यस। ठीक है, तो मैग्नीज लेफ्ट साइड में +7 में है और राइट साइड में +2 में है। कितने का चेंज आया? आप कहोगे 5 का चेंज आया। और इसके कोएफिशिएंट कितने हैं? 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 5/1 दैट इज 5। एन फैक्टर बेटा कितना आ गया? 5। इतनी बात आई समझ में? सिमिलरली अगर आपसे पूछता कि Mn2+ का एन फैक्टर क्या है, तो बेटा ये भी 5 होता। प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिफरेंस या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर यूनिट देखेंगे। मैं पर यूनिट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सेकंड एग्जांपल में देखोगे कि क्रोमियम लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? अब यहाँ पे ये +6 में है, तो +6 × 2, क्योंकि 2 क्रोमियम है, और राइट में होगा आपका +3 × 2। कितने का चेंज आया बेटा? 12 - 6, 6 का चेंज आया, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 6। लेकिन Cr3+ का एन फैक्टर 6 नहीं होगा, क्यों? इसकी कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका एन फैक्टर होगा 6 / 2 = 3। इस मेथड से बेटा कभी भी गलत नहीं होगा। आप किसी भी स्पीसीज का एन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हो। LHS में भी निकाल सकते हो, RHS की स्पीसीज का भी निकाल सकते हो। सेकंड वाले में, थर्ड एग्जांपल में देखते हैं कि मैग्नीज का दोनों साइड में कोएफिशिएंट 1-1 होगा, क्योंकि नंबर बराबर है मैग्नीज का। तो ये +7 में है और राइट साइड में ये +6 में है, राइट? कितने का चेंज आया? 1 का। एन फैक्टर कितना आएगा? 1। पर मैग्नेट का भी एन फैक्टर 1 ही आएगा और MnO4 2 नेगेटिव का भी एन फैक्टर 1 आएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, एक ऐसा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जहाँ पे 2 स्पीसीज हैं और दोनों का बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe यहाँ +2 में है, +3 में ऑक्सीडाइज हो गया।
ऑक्सिलेट C2O4 2 नेगेटिव, ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में। तो दोनों स्पीसीज यानी दोनों आयन है एक सिंगल स्पीसीज में, एक सिंगल मॉलिक्यूल में, और दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे केस में एन फैक्टर निकालते हैं हम लोग N1 प्लस N2 से। ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। N1 प्लस N2 से निकालते हैं, ठीक है। N1 निकालते हैं आयरन के लिए, तो आयरन +2 से +3 में जा रहा है, कितने का चेंज आया, 1 का। C2O4 को बैलेंस करने के लिए आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कोफिशिएंट 2। तो लेफ्ट में चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्जिलेट में जो कार्बन प्रेजेंट है उस पर चार्ज है +3 का, तो +3 इंटू 2 कर देंगे। और राइट में जो कार्बन प्रेजेंट है वो +4 में है, तो +4 इंटू 2 कर देंगे। तो 8 - 6 कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया, और इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये N2 कितना आ जाएगा, 2। तो बेटा एन फैक्टर कितना आएगा, 1 + 2 दैट इज 3। तो फेरस ऑक्जिलेट में एन फैक्टर कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे 2 का आ रहा है, सॉरी 3 का आ रहा है, 1 + 2 3 का। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं AS2H3 आर्सेनस सल्फाइड का, और इसमें देखते हैं एन फैक्टर क्या आने वाला है। तो आर्सेनिक का लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये +3 में है, तो +3 × 2, +3 × 2, इसको लिख देते हैं यहाँ पे +3 × 2। राइट साइड में आर्सेनिक +5 पे है, तो +5 × 2। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और ये 6, डिफरेंस कितने का आया, 4 का। सल्फर की बात कर लेते हैं, तो सल्फाइड यहाँ -2 × 3 में है, और राइट साइड में +6 × 3 में है, क्योंकि सल्फर के नंबर बराबर होने चाहिए, है ना। तो 18 - 6 कितने का डिफरेंस आएगा, 24 का। तो N2 कितना आया, 24। और सिंस दोनों स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 4 + 24 दैट इज 28। और अगर इसी क्वेश्चन में बेटा आपसे कहता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, तो क्या बताओगे, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, m/28 आ जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और जेई मेन और एडवांस में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो न्यूमेरिकल का पार्ट होगा रेडॉक्स सैचुरेशन का, तो आपको एन फैक्टर निकालना होगा, या फिर डायरेक्ट एन फैक्टर भी आपसे पूछा जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, जो है डिसप्रोपोर्शनेशन का। डिसप्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं, तो अगर सिंगल स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो रही हो और रिड्यूस भी हो रही हो, तो इसको डिसप्रोपोर्शनेशन कहा जाता है। फॉस्फोरस आप यहाँ पे देखोगे कि +1 में है, और राइट साइड में फॉस्फोरस +3 में है, और फिर फॉस्फोरस -3 में है। तो फॉस्फोरस +1 से +3 में ऑक्सीडाइज हुआ, और +1 से -3 में रिड्यूस हुआ है। तो ऐसे केस में हमें एन फैक्टर निकालना होता है N1 × N2 डिवाइडेड बाय N1 + N2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिंगल स्पीसीज हैं जो 2 में चेंज हो रही है, तो इसके इक्विवेलेंट वेट को जब आप निकालोगे तो ये E1 + E2 आ जाएगा, और इसे कहते हैं m/N1 + m/N2, और m अगर कॉमन लोगे तो m बोथ साइड में कैंसिल होता है, तो एन फैक्टर आएगा 1/N1 + 1/N2, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, इट्स 1/N1 अपॉन 1/N2 इज इक्वल टू 1/NF। तो NF कितना आ गया, N1 N2 अपॉन N1 + N2। अब इसे फाइंड करके देखते हैं। तो फॉस्फोरस आपका +1 से +3 में जा रहा है, एक एक फॉस्फोरस है, कितने का चेंज आया, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 यूनिट का चेंज आया। तो N1 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब N2 की बात कर लेते हैं। ये +1 से -3 में जा रहा है, कितने का चेंज आया, 4 यूनिट का चेंज आया, राइट। तो इसे लिख देंगे हम लोग 4। तो फिर एन फैक्टर क्या आएगा, एन फैक्टर आएगा आपका 4 × 2 अपॉन 4 + 2 दैट इज 8/6 दैट इज 4/3। क्लियर है इतना, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप आयोडीन का निकालना चाहते हो, तो ये 0 से +5 में जा रहा है, और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 और 0 का डिफरेंस कितना आया, 10 का आया। N1 की वैल्यू कितनी होगी, 10। N2 की बात कर लेते हैं, कि ये 0 से -2 में जा रहा है, यानी 2 का डिफरेंस आया, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा, 10 × 2 अपॉन 10 + 2, ठीक है। तो आप इसका भी निकाल लेना, और मैं चाहता हूँ कि इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में डालना, जिससे कि मैं उसे चेक कर सकूँ। अब इस सेशन के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा मेन मोटिव था, डेस्टिनेशन हमारा यही है। इस तरह के क्वेश्चंस जे एडवांस में, नीट में और जेई मेन में भी पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन को, जिसको डिफ़िकल्ट माना जाता है, आप एक सिंगल इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे। क्या करना होगा, यहाँ पर केमनोफोर सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है, और इसका वॉल्यूम पूछा है, और इसे हमें ऑक्सीडाइज करना है, इससे ऑक्सीडाइज करना है
2 ग्राम FeSO4 को, तो हम क्या करेंगे, FeSO4 को पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है इसका, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि फेरस जो है +2 से +3 में जा रहा है, राइट। तो एन फैक्टर कितना आएगा इसका, 1 आएगा। तो ये जो 1 लिखा ना, ये एन फैक्टर है, ये आ गया आपका। अब मिली इक्विवेलेंट हमने निकाला था। इक्विवेलेंट कैसे निकाला हमने, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को इक्विवेलेंट कहते हैं, या फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर को इक्विवेलेंट कहते हैं। लेकिन सिंस राइट साइड में हमने वॉल्यूम को ml में लिया है, तो ये मिली इक्विवेलेंट हो गया। नॉर्मैलिटी यानी कि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml। तो इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर 52.63 आ जाएगा। तो कंटेंट ज़्यादा है, टाइम कम होता है, इसलिए मैं काफ़ी फास्ट बोलता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देखिए और ध्यान से चीज़ों को समझिए। काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं और रेडॉक्स टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं। फिर अगले सेशन में मिलते हैं किसी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।